नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया और कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं अपने फ़ोन नंबर्स, क्योंकि फ़ोन लाइन अब खुल चुकी होंगी और जैसे ही मैं अपने अतिथियों का स्वागत करूंगी, परिचय करवाऊंगी आपसे, तो आप फटाफट फ़ोन घुमा सकेंगे। तो डिस्प्ले भी हो रहा है 075526600049। इसके अलावा 1800233004। ये टोल फ्री यानी निःशुल्क सेवा का भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। शुरुआत में हम चर्चा कर लेते हैं अपनी उपलब्धियों पर। भारत की उपलब्धि की अगर हम बात करें तो G20, जी हाँ, ग्रुप ऑफ 20 एक बड़ी उपलब्धि भारत को मिली और इस सफलता के लिए सबसे पहले तो आप सभी को बधाइयां, हम सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। वसुदेव कुटुंबकम की अगर हम बात करेंगे, ये हमारी थीम चल रही है साल भर की। अगर मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच कहा गया G20, जिसे हम ग्रुप ऑफ 20 कह रहे हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कर रहा है। जी हाँ, भारत में G20 देशों की बैठक हाल ही में राजधानी नई दिल्ली में हुई। भारत में इस तरह का इतना बड़ा पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी साल भर से तैयारियां चल रही थी। भारत में G20 का ये 18वां सम्मेलन हुआ। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 2008 में की गई थी और पहली इसकी बैठक की अगर मैं चर्चा करूं तो अमेरिका में इसकी पहली चर्चा हुई थी। G20 शिखर सम्मेलन, जिसका उद्देश्य है कि दुनिया के प्रमुख आर्थिक देशों का सम्मेलन इसे कहा गया, जहां सदस्य देशों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय, व्यवसाय, निवेश और जलवायु परिवर्तन समेत जरूरी मुद्दों पर चर्चा करना है। दुनिया की जीडीपी में G20 देशों की हिस्सेदारी करीब 85 यानी 85% है। तो देखा आपने कितना खास था। और ख़ास चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं कि इतने खूबसूरत हमारे जो डेलीगेट्स यानी ख़ास मेहमान थे, उनके लिए चांदी सोने के बर्तनों में भोजन को परोसा गया था। जी हाँ, इतनी विशेष तरह की तैयारी की गई थी। अगर हम स्क्रीन पर आपको बताएं तो इतने खूबसूरत, ये कहते हैं ना कि जितना अच्छा भोजन होता है उतना ही परोसने का अगर उसका तरीका हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। कुछ ऐसा ही माहौल बना था वहाँ पर। तो चलिए, अब G20 की चर्चा हम बीच में भी करते जाएंगे, क्योंकि हमारे जो अतिथि होंगे और जब हम पर्यावरण से जुड़ी हुई चर्चा उनसे करेंगे तो इसको भी हम शामिल करने वाले हैं। इसके अलावा अब हम आपको बता दें तिथि, विचार, इतिहास, क्योंकि इसके साथ साथ और बहुत सारी चर्चा होंगी। कल का मैच भी बहुत ही रोचक रहा था। बहुत सारी चर्चाओं के बीच में सबसे पहले आपको बता देती हूँ आज की तिथि। तो तिथि कह रही है विक्रम संवत 2080, भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि 12 सितंबर 2023। जी हाँ, आज की तारीख है और दिन है मंगलवार। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं। दूरदर्शन परिवार आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता है उन लोगों के लिए जिनका आज का दिन किसी न किसी मायने में खास है। अब बढ़ते हैं आज के विचार की तरफ। क्या कह रहा है विचार, ये भी आपको बताएंगे। तो सुविचार कहता है कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, है ना? तो बिल्कुल, ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो। जिंदगी अपनी है तो अपने ही स्वभाव में जियो। चलिए, आज का इतिहास क्या कह रहा है ये भी आपको बताते हैं। तो इतिहास में 12 सितंबर किस तरह से दर्ज है। 1912 की साल की बात करेंगे। भारत के जाने माने नेता और पत्रकार फिरोज गांधी जी का जन्म हुआ था आज ही के दिन। 1944 की बात करेंगे। यूएस आर्मी ने पहली बार जर्मनी में प्रवेश किया। 1959 की बात करेंगे। सोवियत संघ का रॉकेट लुकिन 2 चांद पर पहुंचकर एक नया इतिहास रच गया। 2007 की भी बात करते चलेंगे। रूस ने नॉन न्यूक्लियर वैक्यूम बम यानी इको फ्रेंडली बम का परीक्षण किया। तो चलिए, अब बिना देर किए विषय और विशेषज्ञ के बारे में बताया जाए। तो एक मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय शायर के साथ। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे जिनके बारे में ये खूबसूरत पंक्ति कही थी पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने कि सूरज को रोशनी से अदावत जरूर है, इसने किसी चिराग को जलने नहीं दिया।
जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी साहब की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शायर है। स्वागत करते हैं सर आपका। और चर्चा तो करेंगे और इस तरह की खूबसूरत शायरी आपके द्वारा लिखी गई भी हम सुनने वाले हैं। बशीर बद्र साहब की इस बात को उन्होंने जब आपके बारे में लिखा था तब इस लाइन से शुरुआत की थी, और मुझे अच्छी तरह, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो आपने पीएचडी की है डॉक्टर बशीर बद्र साहब के ऊपर, जब आप भोपाल में आए थे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से। बहुत बड़ा परिचय है। अगर सर के बारे में बताऊं कि गज़ल के सच्चे शायर, अदबी और मुशायरों की शान कहे जाते हैं डॉक्टर अंजुम साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर। अब अगला परिचय मैं करवाने वाली हूँ डॉक्टर खरे। ये इसी के नाम से जाने जाते हैं, हालांकि इनका पूरा नाम है प्रोफेसर राजीव खरे साहब, पर्यावरणविद भी हैं। और अगर इनका परिचय, मैं पूरा परिचय देना चाहूँ तो ये डीन है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज NLIU भोपाल से। और सर काफ़ी लंबे समय से पर्यावरण पर चर्चा भी करते चले आ रहे हैं, उनके आलेख भी आते हैं, और इस तरह की, अगर मैं कहूँ कि मंच पर शामिल होते हैं और जब बोलना शुरू करते हैं तो असर गहरा ही होता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर सबसे पहले मुझे लगता है कि अंजुम साहब को मैं परेशान करती हूँ और खूबसूरत शायरी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर अगर मैं कहूँ इरशाद। बहुत शुक्रिया मैं दूरदर्शन का और तमाम देखने वालों का, और ख़ास तौर से प्रोफेसर खरे का, इसलिए कि इनके साथ बैठना भी मेरे लिए सौभाग्य की और खुशकिस्मती की बात है, सादत की बात है। मैं कुछ शेर सुनाता हूँ, क्योंकि मैं ईमानदारी से इस वक्त प्रोफेसर खरे को सुनने के लिए बैठा हूँ। तो मैं आप दोनों को सुनने के लिए और हमारे दर्शक आपको सुनने के लिए मैं सुनाता हूँ आपको शेर। जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, खुद ब खुद बनने लगे लोग सहारा मेरा। जब चमकने लगा किस्मत का सितारा मेरा, खुद ब खुद बनने लगे लोग सहारा मेरा। आपको चांद सितारों के सलाम आएंगे, आपको चांद सितारों के सलाम आएंगे। आप समझे तो किसी रोज इशारा मेरा, आप समझे तो किसी रोज इशारा मेरा। अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, जिसने पहना है कई साल उतारा मेरा। अब तो वो भी मेरे कपड़ों में शिकन ढूंढता है, जिसने पहना है कई साल उतारा मेरा। कुछ नशा कम हो अमीरी का तो आकर देखो, कुछ नशा कम हो अमीरी का तो आकर देखो, कैसे होता है गरीबी में गुजारा मेरा। कुछ नशा कम हो अमीरी का तो आकर देखो, कैसे होता है गरीबी में गुजारा मेरा। और सुनाता हूँ आपको, वो जिसके नाम में लज्जत बहुत है, वो जिसके नाम में लज्जत बहुत है, उसी के जिक्र से बरकत बहुत है, उसी के जिक्र से बरकत बहुत है। मुझे सोने की कीमत मत बताओ, मुझे सोने की कीमत मत बताओ, मैं मिट्टी हूँ मेरी अजमत बहुत है। मुझे सोने की कीमत मत बताओ, मैं मिट्टी हूँ मेरी अजमत बहुत है, मेरी अजमत बहुत है। अभी सूरज ने लब खोले नहीं है, अभी सूरज ने लब खोले नहीं है, अभी से धूप में शिद्दत बहुत है, क्या बात है। अभी से धूप में शिद्दत बहुत है। ज़रा महफूज रस्तों से गुजरना, ज़रा महफूज रस्तों से गुजरना, तुम्हारी शहर में शोहरत बहुत है, तुम्हारी शहर में शोहरत बहुत है। ज़रा महफूज रस्तों से गुजरना, तुम्हारी शहर में शोहरत बहुत है। गज़ल खुद कह के पढ़ना चाहते हो, मियाँ इस काम में मेहनत बहुत है। गज़ल खुद कह के पढ़ना चाहते हो, मियाँ इस काम में मेहनत बहुत है। कभी तो हुस्न का सदका निकालो, कभी तो हुस्न का सदका निकालो,
तुम्हारे पास ये दौलत बहुत है। तुम्हारे पास ये दौलत बहुत है। बहुत शुक्रिया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत ही उम्दा भाई, बहुत अच्छा। सुंदर सर, बहुत सुंदर। वाकई गलत नहीं कहते हैं वो लोग कि जब अंजुम साहब बोलना शुरू करते हैं, जब कलाम पढ़ना शुरू करते हैं तो लगता है सुनते ही चले जाएं। हम सुनते चले जाएंगे सर, ये 9 बजे तक का समय है हमारे पास। फिलहाल खरे सर आपके पास आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर हम G20 से शुरुआत करते हैं, जलवायु परिवर्तन भी उसका एक सब्जेक्ट रहा था, तो मैं यहीं से उठा लेती हूँ। भारत मंडपम, इतना खूबसूरत उन्होंने शुरुआत की और कहा जाए कि जब वाकई वो एक मंडप की तरह था जहाँ पे हमने सब अतिथियों का स्वागत किया। जी थैंक यू प्रिया। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँ। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि हमने एक इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मेज़बानी की। सही। और कुल मिलाकर के भारत का लोहा मानने वाली स्थिति, बड़े बड़े देश हमारे साथ थे और हमारी ही तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर मैं क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो एक समय था जब ये क्लाइमेट चेंज नाम के मुद्दे पर आम सहमति तक नहीं बनी थी। करेक्ट। और मुझे ऐसा ध्यान आता है कि जब मैं इंटरनेशनल लॉ में देखता हूं तो 1972 में जब पहली बार स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, पर्यावरण को लेकर के, प्रदूषण उसमें मेन कारण था। और जो दुनिया के विकसित देश थे वो बेसिकली उनका वर्चस्व था। उस कॉन्फ्रेंस को करवाने के पीछे भी विकसित देशों को जो पर्यावरणीय नुकसान हुए थे उनके मद्देनज़र वो एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। जी। वहाँ से 1972 से लेकर के 1988 तक एक पड़ाव आया, मतलब बीच में बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो उसमें अहम बात हुई वो 1988 में जब यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में दोनों ने मिल करके कोलैबोरेशन में एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल का गठन किया था। आप लोगों को मालूम होगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो 1988 में जब वो पैनल जब बनाया गया था तब से लेकर के क्लाइमेट चेंज की बातें होने लगी। लेकिन आप लोगों को जान कर के शायद ये खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि 1988 में जब ये पैनल बना तो इसके 3 बेसिक अंग थे। साइंटिफिक जो पहलू थे उन पे विचार करने के लिए एक अलग ग्रुप था, इकोनॉमिक पहलू पे अलग एक ग्रुप था, सोशियोलॉजिकल पहलू पे एक अलग ग्रुप था। जब इनकी रिपोर्ट्स आई साहब तो 1992 में रियो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई, तो वहाँ पे इन लोगों की रिपोर्ट के आधार पे एक यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC कहते हैं, 1992 में रियो कॉन्फ्रेंस में उस डॉक्यूमेंट को भी जन्म मिला। अच्छा। और वो कैसे जन्म मिला उसके पीछे बड़ा एक रोचक सा वाकया है। जी ज़रूर। कि जब इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, IPCC की जो रिपोर्ट थी उस पे और UNFCCC के जो पॉइंट्स थे, सेलिएंट फीचर्स, उस पे तो बहुत सारे देश इंक्लूडिंग भारत भी उसमें शामिल थे। 1992 तक साहब कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज जैसा कोई इशू भी है, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जिसको हम जलवायु परिवर्तन का नाम दे सकें। मेजॉरिटी कंट्रीज जी 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 और बहुत सारे जो विकसित देश थे, हाँ वहाँ पे ज़रूर जो टेम्परेचर वगैरह बढ़ रहा था उसका उन लोगों को अनुभव हो रहा था, लेकिन हम सब ने सिरे से नकार दिया था। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे देशों में विकास उनकी प्राथमिकता थी, क्योंकि बेरोजगारी थी, लोगों की गरीबी थी, वगैरह वगैरह वगैरह। और वहाँ से देखिए UNFCCC जब डॉक्यूमेंट बना तो उस पर आया कि साहब सारे सदस्य देश जितने भी थे सबको सिग्नेचर करने हैं फ्रेमवर्क कन्वेंशन का। तो जो विकसित देश थे उसमें एक ऐसा क्लॉज डाला गया, आप सब शायद जानते होंगे, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एक डाला गया था जी। कि मतलब हर एक की जिम्मेदारी कॉमन होगी, लेकिन जो जवाबदेही है वो थोड़ी फर्क होगी। अच्छा। जैसे मैंने ज़्यादा प्रदूषण अगर किया हुआ है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि हमने पर्यावरणीय जो स्रोत हैं उनका दोहन करके अपना विकास किया है। तो अब हमें रिपे करने की भी ज़रूरत है, और रिपे हम आपसे ज़्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ज़्यादा उपभोग किया, हमने नुकसान ज़्यादा किया। तो जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए डिफरेंट टाइमलाइंस दी गई।
टारगेट्स सेट किए गए हाँ, कि मतलब कौन से विकसित देश हैं तो उनको हाँ। कब तक किस लेवल पे टेम्परेचर लाना होगा वगैरह वगैरह। हाँ, हाँ, इस पे बहुत सारे देश बिल्कुल भड़क गए इन हाँ, सेंस क्योंकि कि उनको बिल्कुल। लगा कि नहीं साहब कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जैसा बराबर आप बराबर। सबको बराबर की हिस्सेदारी, क्योंकि पर्यावरण हमारा सबका साझा है। सही है। लोगों ने कहा कि भाई नहीं, ये तो गलत बात है ना। हाँ, गलत बात हाँ, यूं है हाँ। कि आपके पास सारे संसाधन थे, हाँ। आपके पास उतनी टेक्नोलॉजी थी कि आपने उनका दोहन किया हम्म, और उससे आप रईस हुए हैं। अमीरी आपकी उन सब हाँ, चीज़ों वजह से आई है। बिल्कुल। हाँ, तो अब अगर उसके कारण कोई क्षति पहुंची है तो उसकी भरपूर्ति तो आप ही करेंगे ना। बिल्कुल सही। हाँ, यहाँ से शुरुआत होती है और वो 1992 और 2023 हाँ। आप देखिए हाँ। कि चीज़ें कैसे यू टर्न ली, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे चीज़ें पलटी बदली हैं, थी, बदली बिल्कुल। हैं। मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक हमको देख रहे होंगे या सुन रहे हाँ, होंगे हम लोगों हाँ। को, वो ज़रूर इस बात से सहमत होंगे कि समय ऐसे बदलता है, परिस्थितियाँ लोगों को मजबूर करती हैं एक साथ आने आने के लिए वन अर्थ, वन अर्थ, वन वर्ल्ड। अर्थ, वन फैमिली, ओके, Yes. एंड वन फ्यूचर। One और इस पे future. भी जो एक रिपोर्ट थी, हाँ। पता नहीं दर्शक इस बात को कहाँ तक अप्रिशिएट करेंगे। जी। एक ब्रुनलैंड कमीशन एक नियुक्त किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट जी। पे रिपोर्ट देने के लिए हाँ। 1983 में हाँ, यूनाइटेड नेशंस में। हाँ, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते थे। 1983 में यूनाइटेड नेशंस ने स्थापना की थी, जिसकी एक ग्रो हर्लेम ब्रुनलैंड जो 3 थी दशक पहले। 3 दशक पहले, 3 दशक। उनकी जो रिपोर्ट आई थी, ब्रुनलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी साहब, उसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। 1987 आवर कॉमन फ्यूचर। हाँ, और वो 1987 और 2023 हाँ, वन प्लैनेट, वन फैमिली, वन फ्यूचर, फ्यूचर। कॉमन फ्यूचर। ये इसकी प्रासंगिकता है कि मतलब हम एक दूसरे से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। तकरीबन इसी थीम को लेकर हम 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उसको जो एक हाँ। ऊंचाई दी है हाँ, इस पूरे, बिल्कुल। क्या कहूँ मैं, मंगलसूत्र बहुत बुलंदी बहुत बुलंदी पे पहुंचा है, बहुत बुलंदी पे पहुंचा है। और जो हमारी ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी थी प्रिया, हाँ, आपको ध्यान होगा कि हम लोगों की जो पारस्परिक जो एक संबंध था ना, पर्यावरण और हम, या हम और हमारा पर्यावरण, वो प्रासंगिकता भी कहीं ये वसुधैव कुटुंबकम की जो थीम है हाँ, वो उससे समाहित होती है। अब क्यों? आज लोग समझ भी रहे हैं उसको। हाँ सर, जी, बिल्कुल। कि हमारा इस पर्यावरण में हम इसके एक अंग हैं, हाँ, हम और इसमें कोई टसल नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है अपने सर्वाइवल के लिए, बिल्कुल ना सही। कि प्रकृति को खत्म करने के लिए। बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौटूंगी वसुदेव कुटुंबकम इस शब्द के साथ, जी। इसके सार के साथ, जी। लेकिन मैं अंजुम साहब के पास जी, भी आ जी, जाती जी, हूँ, जी, बिल्कुल। ताकि मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग भी स्पेस मिलता चला जाए। अंजुम साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, जितना मैंने थोड़ा बहुत आपके बारे में पढ़ा, कि आप बाराबंकी से आते हैं। जी, जी। और वहां से जब आप उज्जैन की तरफ रुख किया था आपने कई सालों पहले अपने किसी मित्र के चलते, जी। तो फिर आपको ये शहर इतना खूबसूरत लगा, मध्य प्रदेश इतना खूबसूरत लगा कि आपने कहा मैं झीलों की नगरी में ही आकर बसूंगा, और फिर बरकतुल्लाह से पीएचडी भी कर ली। ऐसा कैसे भोपाल को आपको कौन सा माहौल भा गया सर? ईमानदारी की बात यह कि बेरोजगार था और वहाँ उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं मिल रही थी, और इस शहर ने मुझे बहुत इज्जत दी है। मेरे पास जो कुछ है, मेरे कागज़ के टुकड़ों को छोड़ के, वो भी जाहिर है कि पीएचडी की तो वो भी शामिल हो गया। हाँ। सब कुछ इसी शहर ने दिया। और इस शहर का मामला ये है कि अगर मुझे मजहबी तौर पर थोड़ी सी इजाज़त हो तो मेरे लिए सजदा करने की जगह है, मक्का मदीना की तरह है मेरे लिए ओहो। भोपाल। तो इसने मुझे बहुत, ये तो भोपाल को के लिए सम्मान की बात है सम्मान की सर। बात है, बिल्कुल मैं इस शहर से बहुत मोहब्बत बड़ी करता हूँ बहुत। मेरी जितनी किताबें आई हैं वो तकरीबन सब इस शहर के नाम समर्पित हैं। क्या बात है। इसलिए कि मैं कभी भूलता नहीं हूँ कि इसने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत चाहता है। बिल्कुल। कोई गली, कोई शहर, इस शहर में कोई इलाका, गली या कोई इलाका ऐसा नहीं जहाँ मुझे लोग पहचानते नहीं। जानते नहीं।
सर मैं इस पे बहुत खुश भावुक होता। पल होता है जब हम किसी ऐसे बारे में चर्चा करते हैं जो सवाल दिल के बहुत करीब होता है। शायद मैंने वो सवाल छेड़ दिया और उसी में एक कड़ी और जोड़ देती हूँ कि भोपाल और बाराबंकी में सबसे बड़ा अंतर आपने क्या देखा? अंतर सिर्फ इतना हो सकता है कि वहाँ पैदा हुए हैं और यहाँ रह रहे हैं। कर्म और धर्म भूमि एक ही तरह जन्मभूमि का हाँ। असल में बाराबंकी जो है वो जो दूर लोग रहते हैं उनको शायद इसका अंदाज़ा नहीं, वो अवध है। हाँ, और वो अवध अवध है। की जो तहजीब है, अवध से मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम। श्री राम की के आसपास जन्मभूमि जन्मस्थली है, आसपास। तो उसका कल्चर दूसरे शहरों के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। मतलब ये कहा जाए कि अवध की अदबी और मामा की आपके संगत कहा जाए, हाँ। कुछ ऐसा भी था? मामा हमारे यहाँ रहे, उनको देखा नहीं मैंने, एक दो बार देखा है। हाँ। वो यहाँ से चले गए थे। हाँ। मगर घर का माहौल ऐसा था। हाँ। और जैसा मैंने पहले कहा कि अवध का रहने वाला अगर शायर या कवि नहीं है, हाँ। जब भी उसमें ये गुण तो होते हैं हाँ। साहित्यिक। तो कुछ हमारे शहर का, फिर लखनऊ में पढ़ा मैं तो उसका असर, फिर किस्मत से भोपाल आ गया। हाँ। तो लगा नहीं कहीं कुछ हमारा बदला है, वो एक ही तरह एक ही तरह का माहौल रहा। तहजीब में भी दोनों शहर करीब करीब हाँ। बहुत मिलते जुलते हैं, तरजीह में भी। तरजीह में भी। और बाराबंकी तो हो सकता है कि कुछ लोग शायद ना वाकिफ हों, हाँ। क्योंकि लखनऊ से लगा हुआ एक छोटा मोहल्ला सा है एक कस्बा तरह से है। वो लखनऊ का। कस्बा था, मतलब हालांकि जिला है, कस्बा नहीं कहना जी, चाहिए। जी, जी। बट वहाँ की एक तहजीब, वहाँ पे डॉक्टर अंजुम साहब भली भांति वाकिफ होंगे, एक देवा शरीफ है। हाँ, हमारे जैसे हमारे बैरागढ़ है, ऐसे ही वहाँ देवा शरीफ देवा है, शरीफ। शहर से 6-8 किलोमीटर के फासले पर। और हाजी वारिस अली शाह साहब क़िबला का वहाँ आस्थाना है। पूरी दुनिया से लोग, हाँ, मेला बहुत बड़ा और वहाँ। ऐसा मेला आपको कहीं नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा। ओहो, वाह। मतलब वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की अदालतें हैं, वो भी 10-12 दिन वहाँ शिफ्ट हो जाती हैं। क्या बात है। वो अलग, अब जैसे अलग ही आप- एक वो है। हाँ, आप मानस सम्मेलन में दिलचस्पी रखते हैं तो वो एक दिन प्रोग्राम, सीरतुन नबी में दिलचस्पी रखते हैं एक दिन, कवि सम्मेलन में एक दिन, मुशायरा एक दिन, कुश्ती एक दिन, सब तो आपने शिरकत की होगी फिर वहाँ? हाँ अभी भी अक्टूबर में होता है जी। फौरन दीपावली के बाद में जी, होता जी। है। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा मैं ध्यान आकर्षित करूं अंजुम साहब और का। बिल्कुल, 100 साल हो गए उस मुशायरे कवि सम्मेलन को होते हुए। क्या बात है। मतलब आप किसी भी फील्ड में दिलचस्पी रखते हो, हॉकी में, फुटबॉल में, टेनिस सब में, कुछ मिलेगा ये वो। सब वहाँ मिलेगा। सब कुछ वहाँ राइफल शूटिंग, कुश्ती, पतंगबाजी, घुड़सवारी, जो सारी गतिविधियों का मेला। हाँ 15 किलोमीटर के रेंज में मेला होता है। वाह। फर्क ये भी एक मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं भी यूपी से ही आता हूँ डॉक्टर, और कि वहाँ और भोपाल में, भोपाल शहर वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ के लोग वाकई साथ रहने वाले हैं। मतलब जो यहाँ आता है वो यहाँ रच बस जाता हाँ, है। इस शहर का एक नहीं, यहाँ एक और खूबी है, वो इसलिए नहीं कि मैं यहाँ रहता हूँ। जैसे आप कहीं से राशन की दुकान पे जाइए और बाय द वे 100 रुपये आपके कम हो, सामान आपने 500 का खरीदा हो, तो वो आप कहें कि मेरे पास तो 400 है, आप 100 रुपये का सामान निकाल लें, तो कहीं भी आप किसी की दुकान, किसी मजहब जात का दुकानदार हो, वो आपसे यहाँ ये नहीं कहेगा नहीं 100 रुपये का सामान निकाल दो, वो कहे कल आ जाएंगे, आप सामान ले जाइए। हाँ, आप ले जाइए। तो भोपाल वालों सुन रहे हैं, ये इतनी तारीफ मुझे नहीं लगता। आप कहीं चेक कर लें ये बात मेरी, कहीं पूरे शहर में आप, ख़ास तौर से ओल्ड सिटी में जहाँ मैं रहता हूँ, आप किसी गली में सब्जी वाला, राशन वाला कहीं जाएं, आप पैसे कम, वो ये आपसे सामान नहीं रखवाएगा, हाँ कल आ जाएंगे, वो चाहे आपको जानता हो चाहे नहीं जानता हो। तो ये आसानी से मिट्टी में दरअसल इसकी खूबी अगर हम कहें तो आपने जो सर ने बात कही कि बाराबंकी को बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक छोटा सा कस्बा की तरह है, लेकिन बाराबंकवी साहब को कौन नहीं जानता Exactly. तो उनके नाम में ये नाम हमेशा रहेगा चर्चा में। हमारे यहाँ से वही केडी कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू हॉकी टीम के ऑल इंडिया के कैप्टन रहे, बड़े बड़े लोग हैं, एक से एक। और दुनिया में 2 दरख्त हैं पारिजात के,
हाँ। एक बाराबंकी में है और एक कहीं साउथ अफ्रीका में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक साल पांडवों ने अज्ञातवास वहाँ किया वाह है। किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग हिस्ट्री को या मज़हब को जानते हैं, जी। उनको इस तरह की जानकारी तो इसी बात पे कुछ और हो जाए सर, चलते चलते। हाँ, अभी मैंने शुरू में जैसे शेर सुना है, एक शेर आपने पढ़ा, वो हमारे इंट्रोडक्शन में बशीर भाई ने बड़ी मोहब्बत करते जी। हैं मुझसे, और वो ये अलग बात कि मैं नालायक बेटे की तरह उनका हूँ, मगर औलाद की तरह मुझे वो चाहते हैं। तो मेरे तारुफ में मेरा एक शेर वो जो आपने पढ़ा, सूरज को रोशनी से अदावत ज़रूर है, इसने किसी चिराग को जलने नहीं दिया। तो हमेशा वो कहीं मेरे बारे में कहते थे, तो क्योंकि जिसके पास ऐसा एक शेर है, वो उसका जिक्र साहित्य में, अदब में, लिटरेचर में ज़रूर होगा। वो अपनी नवैयत का कुछ अलग शेर था। तो वो एक मेरी सिग्नेचर गज़ल है जिसका मतलब सुनाया था, बहुत से लोग उसको पसंद करते हैं। उसमें ख़ास कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी क्राफ्टमैनशिप है, ज़रा से अच्छी लगती है। असलूब जो है वो शायरी में सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है कि अगर आप अपने को डिस्कवर करें, एक्नॉलेज कर लें खुद से, तो खुसूसियत यह है कि शब्द कैसे आप लफ्ज़ों का कैसे बरतते हैं, ये खुसूसियत है। वरना 400 साल से गज़ल लिखी जा रही है, और हमारे दादा अब्बा जो मीर तकी मीर हैं, उनका शेर है जो उन्होंने 300 साल पहले लिखा है कि मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज़ नम रहा। तो ये भाषा 350 साल पहले हिंदुस्तानी इसी को कहते हैं कि जिसमें किसी आपका दिमाग नहीं लगाना पड़े मतलब समझने में। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में मुमकिन है कि जहाँ ये रोज़ हर 10 किलोमीटर भाषा बदल जाती है, टोन बदल जाता है। तो ये ब्यूटी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। मैं सुनाता हूँ शेर कि लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। 2 रोज़ हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। 2 रोज़ हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। ये चांद सितारों की महफिल, मालूम नहीं कब रोशन हो। ये चांद सितारों की महफिल, मालूम नहीं कब रोशन हो। तुम पास रहो, तुम साथ रहो, जीवन में महक आ जाएगी। तुम पास रहो, तुम साथ रहो, जीवन में महक आ जाएगी। कुछ देर में बादल बरसेंगे, कुछ देर में सावन झूमेंगे, कुछ देर में बादल बरसेंगे, कुछ देर में सावन झूमेंगे। तुम जुल्फ यूं ही लहराए रहो, मौसम में सनक आ जाएगी। तुम जुल्फ यूं ही लहराए रहो, मौसम में सनक आ जाएगी। देखिए कल्चर कैसे बदल जाता है, तहजीबें, वैल्यूज़ कैसे बदलती हैं कि चूँकि मैं बुनियादी तौर पर देहाती आदमी हूँ, तो देहात के और शहर के में मूल्यों का परिवर्तन, जो तहजीबी कदरें हैं वो कैसे बदल जाती हैं। तो शेर सुनिए कि कुछ देर में बादल बरसेंगे, कुछ देर में सावन झूमेंगे। तुम जुल्फ यूं ही लहराए रहो, मौसम में सनक आ जाएगी। सूरज को ज़रा कुछ ढलने दो, कुछ वक्त का दरिया बहने दो। सूरज को ज़रा कुछ ढलने दो, कुछ वक्त का दरिया बहने दो। जो धूप अभी तक सर पर है वो पाँव तलक आ जाएगी। जो धूप अभी तक सर पर है वो पाँव तलक आ जाएगी। अब वो जो शेर जिसके लिए मैंने भूमिका बनाई थी, वो सुनिएगा कि जिस बात का मतलब खुशबू है हर गांव के कच्चे रास्ते पर, जिस बात का मतलब खुशबू है हर गांव के कच्चे रास्ते पर, उस बात का मतलब बदलेगा जब पक्की सड़क आ जाएगी। वाह वाह वाह। उस बात का मतलब बदलेगा जब पक्की सड़क आ जाएगी। आखिरी शेर प्रोफेसर खरे की खिदमत में, ये जेनरली प्रोफेसर हैं इसलिए इनकी नज़र करना हमारी जिम्मेदारी है कि ये सोच के तेरे कदमों की कुछ खाक उड़ा दी गुलशन में। ये सोच के तेरे कदमों की कुछ खाक उड़ा दी गुलशन में, हर फूल में तेरे चेहरे की
थोड़ी सी झलक आ जाएगी, आहा, हर फूल में तेरे चेहरे अरे की सर। थोड़ी सी झलक आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर बहुत सर। बहुत सुंदर। हम चर्चाएं जारी रखेंगे, शायरी सुनते चले जाएंगे सर की, लेकिन अभी चूंकि घूमने फिरने और बारिश और इतने खूबसूरत माहौल का जिक्र आपने छोटे छोटे शब्दों में कर ही दिया था, तो हम पर्यटन की तरफ से इस सेगमेंट के साथ हम घूमने चलेंगे कान्हा की तरफ बिना देर किए। तो चलिए मेरे साथ। शहर के बाघों के संरक्षण को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए 1973 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी हासिल हुआ। अंग्रेजी उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग की किताब जंगल बुक की पृष्ठभूमि भी कान्हा के ही घने जंगलों से प्रेरित है। कान्हा के आसपास के इलाकों में रह रहे लोग पिछली कई पीढ़ियों से जीव जंतुओं और जंगलों के संरक्षण में भी सक्रिय लेकिन अगर कान्हा के किसी एक जीवन को चुनने को कहा जाए तो वो निस्संदेह बारहसिंगा होगा। बड़े भूरे रंग का हिरण प्रजाति का ये जंतु दुनिया में केवल कान्हा में ही पाया जाता है। 20 साल पहले ये लुप्त प्राय हो गया था, पर विशेष प्रयासों का नतीजा है कि कान्हा के जंगलों में एक बार फिर ये बड़ी संख्या में कुलाचे भर रहा है। झुंडों में विचरण करने वाले बारहसिंगा का भोजन हरी भरी घास हुआ करता है। नर बारहसिंगा अक्सर मादा बारहसिंगा को लेकर आपस में लड़ा करते हैं और इस टकराव में वे अपने अनोखे सींगों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया करते हैं। समूची दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा बाघ मारे जाते हैं। ताजा गणना के बाद देश के 50 टाइगर रिजर्व में अब तक 3000 से ज्यादा बाघ हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश को तो बाघों का ही घर माना जाता है। मध्य प्रदेश में अब बाघों की संख्या करीब 526 है। केवल कान्हा टाइगर रिजर्व में ही 80 से ज्यादा बाघ हैं। इन्हीं में रॉयल टाइगर को देखने के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व सबसे बेहतरीन
देश को टाइगर स्टेट कहा जाता है और हम देख ही पा रहे थे इस तरह के दृश्यों को, तो मुझे बहुत खूबसूरत सा एक वाकया याद आ गया, बात याद आ गई। दरअसल वाकया की बजाय ये कहूँ, कल की तारीख में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब जहां शिरकत करने गए थे, उस समारोह में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि भारत से ना दुनिया को सीखना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये बात कही थी, ग्लोबल वार्मिंग को लेते हुए। और उन्होंने एक और खूबसूरत बात को जोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि मत्स्य पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। इतनी महत्ता है वृक्ष की, पर्यावरण की। तो मैं इसी से इस सवाल को उठाती हूँ और खरे साहब आपके पास आती हूँ कि हम चूंकि हम बात पर्यावरण संरक्षण समय की जरूरत पर ही बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पर? मैं कहूँ कि आज की जो हमारी चिंता है पर्यावरण को लेकर, इसको अगर मैं आज ये G20 का जो थीम है, थीम स्लोगन है, उससे अगर मैं कनेक्ट करूँ, तो ये क्या कहता है? प्लेनेट, पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये 4 बातें मुख्य हैं। अब इन चारों में आप देखिए तो हम और हमारा पर्यावरण, अगर हम, जैसा आपने भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया कि उन्होंने मत्स्य पुराण से अपने उद्बोधन में कुछ वाक्य शामिल किए, तो हमारी अगर इंडियन फिलॉसफी देखें या इंडियन स्टाइल ऑफ गवर्नेंस देखें, तो वसुधैव कुटुंबकम की एक थी परिकल्पना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का एक है ना हमारे यहाँ मंत्र है। जी, है जी, जी, बिल्कुल। उसके साथ आप देखिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। उसकी वजह कि हम पर्यावरण से भी उतना ही लें सही जितने हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। एग्जैक्टली। अब आप देखिए कि महात्मा गांधी जी का एक मुझे कोट याद आता है कि नेचर हैज इनफ फॉर मैन्स नीड। प्रकृति लोगों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है, बिल्कुल पर्याप्त रखती है हर चीज, आपको किसी चीज का अभाव नहीं होने देगी, बट नॉट फॉर ह्यूमन ग्रीड। हमारी लालच और लोभ के लिए नहीं है, उसी से नुकसान। और हमने क्या किया कि उस लोभ और लालच में फंस करके अपने संसाधनों का, पर्यावरण को बिल्कुल इग्नोर करते हुए अधिक दोहन किया और आज हम इस मोड़ पे ला करके खड़े हुए हैं। ठीक है कि चाहे आप ऑर्डिनरी विकास के लिए पर्यावरण का उपयोग करें या आप हमारी जो आर्थिक उन्नति है उसको लेकर के पर्यावरण का उपयोग करें, या फिर जो वॉर है, युद्ध अगर लड़े जाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होता है, उससे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। और इन सब सारे जो चीजें हैं उन्होंने एक मिल करके, है ना, हमको इस मोड़ पे ला करके खड़ा किया। इन सब चीज़ों को, जहाँ से मैंने अपनी बात छोड़ी थी, जलवायु परिवर्तन और G20 और पब्लिक पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को लेकर के, कि आप देखिए जो 1992 में जो मॉडल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो हमें मिला, UNFCCC था, उसकी विफलता को देखते हुए था, उसकी विफलताओं को देखते हुए हमने 2003 में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की कल्पना की गई, जो कि 2005 में नोटिफाई किए गए। 2005 से चलते चलते हम 2012 में आए, जहाँ पे Rio+20 फिर से एक समिट हुई 2012 में। वहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में हमने क्या तरक्की की है, कहाँ खामी रह रही है, क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह विषयों पे चर्चा हुई। एक सामूहिक वहाँ पे एक कंसेंसस बना कि साहब हम इनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रूप में रीनोटिफाई करें। तो वो सन 2015 में मिले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के नाम से, जो SDG की बात इसमें अभी G20 में बहुत उठी, जबरदस्त रंग से उठी है। वो 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को मॉडिफाई करते हुए कुल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे थे। ये 2015 की बात।
और हम चर्चा भी 23 में जब 23 कर में रहे कर रहे हैं, हैं। कितना रिसर्च वर्क और कितना डेटा हाँ। एनालिसिस किया गया और होगा। वही उसी साल एक और जो महत्वपूर्ण बात हुई है हाँ। वो हुई थी कि हमने 2015 में एक UNFCCC जो हमारा मॉडल था, हाँ। उस मॉडल को लेकर के बहुत वृहद एनालिसिस की गई, चर्चा की गई कि साहब ये मॉडल फेल क्यों हो रहा है। तो जो हमने क्लाइमेट गवर्नेंस का जो मॉडल एक नया एजाज किया, वो पेरिस पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज के रूप में 2015 में आया है। पेरिस आप लोगों ने देखा हो, हाँ। पेरिस पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज कहलाता है 2015 का। हाँ। तो पहले क्या था कि टॉप डाउन मॉडल था कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो तय करेंगे उसको सारे देश फॉलो करेंगे। 2015 में मॉडल ऑफ गवर्नेंस थोड़ा चेंज हो गया, बॉटम टू टॉप मॉडल ऑफ गवर्नेंस हो गया। ये परिवर्तन आया, सीधा सीधा बदल गया। हाँ, और वो कैसे बदला, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दें कि उसमें अब क्या हुआ है कि जो हमारा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी था 1992 में, उसमें उन्होंने एक एडिशन और किया कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, कि हर देश की अपनी एक क्षमता है, आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर वो NDCs, नेशनली डिटरमिन्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, वो तय करेंगे। लेकिन वो जो तय करेंगे टारगेट्स, सारे देश अपने देश में जो टारगेट्स सेट करेंगे, वो आप क्लाइमेट जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय है, जलवायु परिवर्तन सचिवालय, उनको आप देंगे। उससे क्या होगा कि जो सालाना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगा, उसमें आपने क्या तय किया था पिछले वर्ष, कितना उसमें आपने इम्प्लीमेंट किया, क्या रहता है, और आगे आने वाले साल के लिए आपका क्या प्लान है। करेक्ट। तो मतलब ये मानक तय कर दिए गए, मानक बना दिए गए। ये मानक बना दिए गए, और इससे ये कॉन्टिन्यूअस चर्चा होती रही। और ये 2008 जहाँ से G20 की शुरुआत हुई, आपने कहा 2008 के बाद में ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इन्होंने जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक अलग सी मुहिम छेड़ी हुई है। जैसे इस दिल्ली डिक्लेरेशन G20 की अगर मैं बात करूं, तो उसमें एक कहा कि ये जो आज का युग है, इसमें युद्ध का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, युद्ध का स्थान नहीं है। उसका रीजन है कि युद्ध ना तो लोगों के हित में होता है कभी, ना सुख शांति के हित में होता है, किसी ना पर्यावरण के हित में होता है। सिर्फ एक छोटा सा ईगो सेटिस्फैक्शन और वर्चस्व की लड़ाई मात्र है, और कुछ नहीं है। जानों का नुकसान दोनों तरफ है, जान माल का नुकसान दोनों तरफ है, पर्यावरण की क्षति दोनों तरफ है, और वो कितने वर्षों तक लोगों को तंग करती रहेगी, इसका अंदाजा लगा पाना इसलिए इतने सारे अहम मुद्दों में यूक्रेन और रूस के उस युद्ध को इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि युद्ध के कोई मायने ही नहीं है। लड़ाई इसके साथ एक मोदी जी का एक छोटा सा और एक इनिशिएटिव मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि जैसे इस डिक्लेरेशन का एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है कि कल्चर एज ए ट्रांसफॉर्मेटिव ड्राइवर ऑफ SDGs, कि सस्टेनेबल गोल्स अगर डेवलपमेंट गोल्स हैं, अगर उनको हमें अचीव करना है, तो जो हमारा कल्चर बेस है ना, उसको हमें और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उसको हमको और मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि हमारे कल्चर में आप देखिए ना, हम सारे, चाहे हिंदुओं में हो, मुस्लिम्स में, किसी भी धर्म में आप देख लीजिए, प्रकृति के प्रति एक जो हमारा व्यवहार है, या एक जो आदर भाव है, या पूजा का जो है, कि हम जिस चीज़ की पूजा करते हैं, साहब देखिए, पेड़ों को नुकसान न पहुंचे, जंगली जानवरों को नुकसान न पहुंचे, धरती माता, बिल्कुल है ना, हम वट सावित्री पूजा करते हैं, आंवला नवमी की भी पूजा करते हैं, हम बरगद पीपल की भी पूजा करते हैं, तुलसी की भी पूजा करते हैं, और जाहिर है कि जब हम पूजा करते हैं तो हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कोई भी कोशिश हो, आज हार्ट ऑफ द हार्ट आप देख लीजिए, जिसका आदर और सम्मान करते हैं, उसको नुकसान, ये हमारा तरीका था। तो उस कल्चर की बात शायद उस कल्चर, उस संस्कृति की बात इस G20 समिट में की जा रही है कि अगर हम उसको सुदृढ़ करें, जिसको हमने पता नहीं, ये अंधाधुंध जो हमारी विकास की जो दौड़ थी, भौतिक विकास की दौड़ थी, उसमें हमने चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। अब उनको हमें रिवाइव करते हुए और वापस लाना है, ताकि हम खाली एक क्लाइमेट नहीं, जलवायु परिवर्तन ही नहीं, ओवरऑल जो पर्यावरण है, जिसमें हम सुख शांति से सांस लें, जीवन जिएं,
और अपनी तरक्की भी और कर। सब छोटी पर्यावरण में छोटी ही सी- आता है। हाँ सर, कितनी छोटी छोटी सी चीजें थी जो नोट की गई थी G20 की। अगर मैं बात करूं, अभी चर्चा ही उसी की हो रही है कि काल चक्र, जो कोणार्क चक्र था, जब पीएम मोदी साहब सबका स्वागत कर रहे थे तो उनके साथ जो पीछे तस्वीर लगी हुई थी वो कोणार्क की थी। तो एक एक चीज, एक एक एलिमेंट कितना सोच समझ कर तय किया गया था। हर एक छोटी चीज के मायने थे उसमें। तो वाकई हेड्स ऑफ है कि जो चर्चा हम अभी कर रहे हैं वो बड़े बड़े मंचों पर होती है और विशेषज्ञों के साथ होती है, बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधि उसमें मौजूद बिल्कुल, होते हैं जब जो- चर्चाएं होती हैं बिल्कुल। इन मुद्दों पर। असल में जी, हमारे अंजुम साहब। प्राइम मिनिस्टर की खूबी यही है जी। कि जो लोग अभी सोच रहे हैं वो 10 साल पहले का सोच के बिल्कुल कर लेते हैं। बिल्कुल। कर देते हैं बिल्कुल। आपसे एक सवाल मैं करना चाह रही थी अंजुम साहब। मेरे पास बहुत सारी खूबसूरत पंक्तियां जो आपके द्वारा लिखी गई, उनमें से एक खूबसूरत सी लाइन थी कि मैं तो एक मुद्दत से न 3 में न 13 में, फिर भी जिद है जालिम को बस मुझे मिटाने की। कुछ इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि आप इन कुछ मुद्दों से बिल्कुल अलग रहते हैं, मोहब्बत कितने करीब रहते हैं कि मोहब्बत के बारे में ही असल इतने में कलाम दुनिया लिख में दिए। रहने वाली चीज तो सिर्फ मोहब्बत ही है। बाकी सब चीज इसमें तो तो गैर खैर कोई दो जरूरी राय है। नहीं। कहीं भी आप जाएं मोहब्बत। एक मैं ज़रा सा किस्सा, मैं फर्स्ट टाइम 2010 हाँ। में कराची गया तो मैंने दस्तखत जो फॉर्म मिलता है उसमें हाँ। हिंदी में दस्तखत की। ठीक है। तो जो हमारे साथी लोग थे कि तुम उर्दू में दस्तखत क्यों नहीं की? हाँ। तो हमने कहा ये कह नहीं सकते कि मुझे उर्दू नहीं आती इसलिए कि मैं उर्दू में PhD हूँ। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ इसलिए जिद में किए। तो वही वाली आपकी बात की, ट्रैक से अलग हट के हाँ। इस तरह की लाइनें मजबूरी में लिखी जाती हैं। अच्छा। कोई दुख होता है, जैसे मैं आपको शेयर करता हूँ कि प्यार के हर रंग को दस्तूर होना चाहिए। प्यार के हर रंग को दस्तूर जितने शेड्स हैं मोहब्बत सही के, बात है। हर रिलीजन में, हर मज़हब में हाँ। मोहब्बत पहले है, हाँ बिल्कुल। ख्वाह किसी तरह हो। हाँ। प्यार के हर रंग को दस्तूर दस्तूर होना चाहिए। हाँ ये गुजारिश है, इसे मंजूर होना चाहिए। क्या बात है। ये गुजारिश है, हाँ। इसे मंजूर होना चाहिए। बढ़िया। काटते रहते हैं जो बेरूह लफ्ज़ों के पहाड़, क्या बात है। काटते रहते हैं जो बेरूह लफ्ज़ों के पहाड़, उनको शायर तो नहीं मजदूर होना चाहिए। उनको शायद बहुत बढ़िया, बहुत ही मजदूर उम्दा, होना चाहिए। बहुत अच्छा। ऐसे शब्द जिनमें कोई आत्मा नहीं है और उनको आप काट के रास्ता बनाने के चक्कर में हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे भी आपने सर ने भी माहौलियात के हवाले से, पर्यावरण के हवाले से हाँ। बात की, तो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी कल ही कहा है, हाँ हाँ। मत्स्य पुराण का जिक्र किया उन्होंने कि जी, पेड़ जी, जी। 100 औलादों पुत्रों से के ज़्यादा बराबर होता है, और बिल्कुल। कई नस्लों तक की तरबियत करता है। हाँ। भाई हम एक पेड़ हम लगा रहे हैं और वो हमारा बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, और Generations 10 benefit लोग होंगे। औलाद। तो बिल्कुल 2 के बाद नाम भूल जाते हैं। अभी आप हमसे हमारे दादा का नाम पूछे तो हमको सोचना पड़ेगा 5 मिनट। मगर पेड़ में जो फल होगा उसको सब आसपास 10 लोग जानते हैं। 10 लोग खाएंगे, 10 लोग तो उससे रंग फायदा- से, नूर से, खुशबू से बने लगते हैं, रंग से, नूर से, खुशबू से बने लगते हैं, गम के मेले जो मेरे दिल के कने लगते हैं। गम के मेले जो मेरे दिल के कने लगते हैं। आपको कैसे बताएं कि परेशानी में, आपको कैसे बताएं कि परेशानी में साए सूखे हुए पेड़ों के घने लगते हैं। वाह वाह, वाह, आपको कैसे बताएं कि परेशानी में साए सूखे हुए पेड़ों के घने लगते हैं। हम नजाबत का दिखावा नहीं करते कोई, हम नजाबत वंशावली पर, हम नजाबत का दिखावा नहीं करते कोई, अपने किरदार से बरगद के तने लगते हैं। वाह वाह, अपने किरदार से बरगद के तने लगते हैं। बहुत बढ़िया। मेरे अहबाब नहीं हैं, मेरे दुश्मन भी नहीं, मेरे अहबाब नहीं हैं, मेरे दुश्मन भी नहीं, ये कोई और हैं जो मुझसे तने लगते हैं। मेरे अहबाब है जो मुझसे तने मेरे लगते हैं। दुश्मन भी नहीं, ये कोई और है हैं जो जो मुझसे तने लगते हैं। खून की आग तो अब बर्फ हुई जाती है, खून की आग तो अब बर्फ हुई जाती है,
सारे वादे मुझे लोहे के चने लगते हैं। अरे वाह जी वाह। खून की आग तो बर्फ हुई जाती है, सारे वादे मुझे लोहे के चने लगते हैं। उसके बाद ये शेर ज़रूर मैं पढ़ता हूँ आजकल। अभी मैं मुंबई के कार्यक्रम बता दूँ, नौजवान बच्चे होते हैं, हर जगह होते हैं। जाहिर है कि यही हमारा आज का हिंदुस्तान तो 75% जवान है। सुनने आता है आपको? हाँ आता है। तो मैंने वो कुछ हंगामा कर रहे थे तो हमने उनको शेर सुनाया कि तुमने देखा नहीं जवानी में तुमने देखा नहीं जवानी में हम लगाते थे आग पानी में। क्या बात है। तुमने देखा नहीं जवानी में हम लगाते थे आग पानी में। हाँ, अब इसी से रिलेटेड शेर है, ख़ास तौर से सुनाता हूँ जी बिल्कुल। कि हम सबको बताते रहते हैं, ये जब आप 50 क्रॉस कर चुके हैं, 60 के करीब हैं, हाँ। तब ये बात समझ में आई कि ये अब बताना ज़रूरी है अपने आने वाले लोगों को, कि हम सबको बताते रहते हैं ये बात पुरानी काम की है। हम सबको बताते रहते हैं ये बात पुरानी काम की है। 10-20 घरों में चर्चे हों तब जाके जवानी काम की है। 10-20 घरों में चर्चे हों। बहुत बढ़िया। अब ये शेर सर की नजर है कि जो लोग चले हैं रुक रुक कर, हमवार जमीन पर झुक झुक कर। जो लोग समतल जमीन पर भी लोग झुक के चलते हैं, और जहाँ जरूरत है वहाँ एटीट्यूड दिखाते रहते हैं। जो लोग चले हैं रुक रुक कर, हमवार जमीन पर झुक झुक कर, वो कैसे बताएंगे तुमको दरिया की रवानी काम की है। वो कैसे बताएंगे तुमको जो अपनी सुविधा से चीज़ें करते रहते हैं, वो नहीं बता कोई तब्दीली नहीं ला सकते। जैसे हमने अपने यशस्वी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि वो 10 साल आगे का सोच के आज फैसला कर देते हैं, तो वो नहीं, कोई दूसरा नहीं बता सकता है। अचानक वो ऐसा कुछ कर देते हैं कि आप अचंभित हो जाते हैं। जो लोग चले हैं रुक रुक कर, हमवार जमीन पर झुक झुक कर, वो कैसे बताएंगे तुमको दरिया की रवानी काम की। बहुत ही सुंदर सर, वाकई। अब हम चूंकि इसकी बात भी कर रहे थे, जलवायु परिवर्तन, और थोड़ा शिकायतों की बात कर लूँ कि हम मौसम बदल रहा है। अभी एकदम से धूप निकली थी कुछ समय पहले की अगर बात करूँ, और अब एकदम ऐसी झमाझम बारिश हो रही है कि उत्तर प्रदेश में तो कहा जाए कि बहुत ही ज्यादा भयावह स्थितियां बन चुकी हैं बारिश को लेकर। सारे नल खोल दिए सर। हाँ, भगवान ने सारे इकट्ठे खोल दिए। बिल्कुल सही। तो अगर हम इस परिवर्तन की बात करें, इतना मंथन चलता है, इतने सालों से मंथन चल रहा है, हम अभी भी रोकथाम क्या नहीं कर पाए, ये भी एक सवालिया निशान लगता है। बिल्कुल प्रिया जी, मैं आपसे कहूं कि ये सारी जो स्थितियां जो हम आज देख रहे हैं डॉक्टर, इसको लेकर के जो मैंने अपने उद्बोधन में शुरुआत में चर्चा की थी ना, आईपीसीसी की, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक, उनकी रिपोर्ट में उन्होंने पहले ही 1988 में प्रेडिक्टेड, जो उन्होंने प्रेडिक्शंस किए थे कि इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे, दुष्परिणाम क्या होंगे, उनमें आज मुझे लगता है कि वो अक्षरशः वो जो परिणामों की बात की गई थी वो बिल्कुल सच साबित हुई, देखने लग गए, सच साबित होती हुई दिख रही है। जैसे उन्होंने कहा था कि अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स होंगे, सर्दियाँ होंगी तो एकदम एक्सट्रीम ऐसी होने लगेंगी, और पता लगा उन्हीं सर्दियों में ऐसा मौसम एकदम चेंज होगा कि आप गर्मी महसूस करेंगे, सारे विंटर वेयर्स आप रख देंगे उठा के। सब अनएक्सपेक्टेड है, सब अनएक्सपेक्टेड है। राइस क्रॉप सीजन बदलेंगे, मतलब हर चीज़ में उसका दुष्प्रभाव होगा। अब आप देखिए कि हमारा पूरा सावन और काफ़ी कुछ भादव का महीना बिल्कुल सूखा चला गया है ना। और अब ये 2-3 दिन से जो बारिश हुई है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खास तौर से ऐसी कि जैसे कभी देखी ही नहीं गई। भाई भगवान जी, इतना स्टॉक अगर आपके पास था तो पहले थोड़ा वो दे देते तो किसान बेचारे बच गए होते। बिल्कुल सही, वो एकदम से भावनाओं में बह गए थे। दरअसल कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन ये फैक्ट है जो आपने प्रश्न किया था मुझसे कि क्या हम रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। हमको बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक प्रयास करना पड़ेगा, तब इसका निदान निकलेगा। ये पीस मिल नहीं हो सकता, और ये प्रयास सबको कि आज मैं करूँ, कलेक्टिव है, सबको करना, कलेक्टिव है, क्योंकि ये सब हमारी साझा एक जिम्मेदारी भी है, और ये साझा सबका है। ये जो नेचर है, इट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। इनफैक्ट इसमें हम कहें
कि हमने जो ओनरशिप समझ ली ना सर, कि हाँ, नहीं, नहीं, हमें काबिलियत है, हमें टेक्नोलॉजी है, हमें पावर है कि हम इसका मालिक बन बैठे। नहीं जी, हम मालिक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही। हम मालिक नहीं है इसके। रादर ये हमें भरण पोषण दे रहा है भाई। जिस दिन प्रकृति हमसे रूठ जाएगी उस दिन आप देखिए कि सांस लेना दूभर हो जाएगा। 1 मिनट कलर बदल देती है प्रकृति तो कैसे मुसीबत आ जाती है। बिल्कुल सही तो सर, इसलिए बिल्कुल सही। हम और हमारी प्रकृति से जो रिश्ता है उसको जो हमने पुराणों में पढ़ा उसको है, रुष्ट मत करो, उससे वेदों में मजबूत ही पढ़ा रखो है, उस रिश्ते को। आज जरूरत है हमें। और शायद ये विश्व के नेतागण भी इस बात से सहमत हैं कि नई जो कल्चरल प्रैक्टिसेस, बिल्कुल। हेरिडिटरी प्रैक्टिसेस जो इंडियन प्रैक्टिसेस थी, उनमें ये मजबूती है कि वो उसको अभी भी हम बहुत रिवर्स सुंदर, गियर में बहुत डाल ही सकते खूबसूरत, हैं। बहुत ये ही मेरा खूबसूरत सोच सर। मुझे मजबूरी में आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन मैं धन्यवाद जरूर करना चाहूंगी। इतनी खूबसूरत चर्चा हमने इस कम वक्त में की है। सबसे पहले धन्यवाद प्रोफेसर खरे साहब, राजीव खरे सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और अंजुम साहब का धन्यवाद करने के साथ ही नजर कर देती हूँ कि मुफ्त में नहीं पाई मैंने फूटी कौड़ी तक, लोग कैसे पाते हैं चाबियां खजाने की। और इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिएगा नमस्कार एमपी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।